सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सब साथियों का, और विशेष धन्यवाद डॉक्टर सुभाष जी का, जयपाल जी का और डॉक्टर विकास साल्यान जी का, और दूसरे मेरे सभी साथी जो समय समय पर उत्साहवर्धन करते रहे एक माहौल में। इसमें हम सब रहे हैं और हमें ऊर्जा मिलती रही है, उसी से ये सारा कुछ निकला है। तो कविता मैं सबसे पहले तो पहली कविता ही मैं पढ़ना चाहूँगा। कुछ शब्दों का भी जो है, जो इसमें मैंने दिया, इसमें भी कईयों को आपत्ति भी है, लेकिन सबके अपने अपने विचार होते हैं। मेरे क्या उसमें है, ये उसमें है कि मैं क्या समझ रहा हूँ या मुझे क्या लगता है। सारा है तो शब्दों का जाल है। तो कुछ शब्द, मुझे अपने शब्दकोश में कुछ शब्द अच्छे नहीं लगते। मुझे अपने शब्दकोश में कुछ शब्द अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छा नहीं लगता शब्द राष्ट्रवाद। मुझे अच्छा नहीं लगता शब्द राष्ट्रवाद। देशभक्ति का आवरण ओढ़े मानवतावाद का दुश्मन, राष्ट्र और राष्ट्र के बीच युद्ध का प्रतीक। गैस चैम्बरों में सड़ती हुई लाशों की सी घिन आती है मुझे इस शब्द में। मुझे अच्छा नहीं लगता शब्द धर्म। मुझे अच्छा नहीं लगता शब्द धर्म, घृणा का प्रतीक। जो जोड़ता है, जो जोड़ता नहीं तोड़ता है। जो जोड़ता नहीं तोड़ता है। आदमी से आदमी को जो सिखाता है तो बस आपस में बैर रखना। मेरे शब्दकोश में छिप कर बैठे हुए ये शब्द अक्सर डराया करते हैं मुझे। जब खोलता हूं मैं अपने शब्दकोश को, इंसानों के लहू से भीगे ये शब्द सड़ चुके हैं, मलिन करते हैं मेरे शब्दकोश को। निकाल देना चाहता हूं मैं इन्हें अपने शब्दकोश से। लोग है जी, क्या कह रहे? अच्छा, लोकतंत्र की बात करिए। इसका काफी मिला है फीडबैक, काफी इनका मिला है ये। चलो, कहाँ गया है लोकतंत्र? लोकतंत्र छू मंत्र। लोकतंत्र, ये पेज है 27 पेज पे। लोकतंत्र छू मंत्र। कहाँ गया है लोकतंत्र? खो गया है लोकतंत्र। आ गया है भीड़ तंत्र, जाति तंत्र, पाति तंत्र, धर्म तंत्र, बेशर्म तंत्र। बिखर गया है नीड़ तंत्र। मार तंत्र, धाड़ तंत्र, लूट तंत्र, खसूट तंत्र, जनता को बस कूट तंत्र, नेताजी को छूट तंत्र। तोड़ तंत्र, मरोड़ तंत्र, कोई नहीं है रोक तंत्र। रह गया है बस ठोक तंत्र, अपनों को दे छोड़ तंत्र। हर तरफ है शोर तंत्र। वाह तंत्र, शाह तंत्र, जनता बोले आह तंत्र।
कोई नहीं गवाह तंत्र। गाय तंत्र, गोबर तंत्र, पुजारी तंत्र, भिखारी तंत्र, राजा बना मदारी तंत्र। हर तरफ है दाम तंत्र, हर तरफ है दाम तंत्र, फंस गया किसान तंत्र। हर तरफ है दाम तंत्र, फंस गया है किसान तंत्र, लुट गए अरमान तंत्र, ढूंढे वह शमशान तंत्र। आया है बस राम तंत्र, मुंह पर रख लगाम तंत्र। ढोल तंत्र आखिरी है। ढोल तंत्र, पोल तंत्र, सब कुछ है गोल तंत्र। कहां मैं ढूंढूं लोक तंत्र, चारों ओर है शोक तंत्र, कुछ तो साथी बोल तंत्र। हाँ, एक ये कविता है, ओ मेरे बचपन लौट के मत आना। अक्सर हमें बचपन बहुत अच्छा लगता है, याद करते हैं सारी जिंदगी कि काश बचपन हमारा फिर लौट आए। लेकिन इसमें ओ मेरे बचपन तू लौट के मत आना। ओ मेरे बचपन, क्योंकि बचपन बहुत तरह का होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। ओ मेरे बचपन तू कभी लौट के मत आना। ओ मेरे बचपन तू कभी लौट के मत आना, नहीं चाहता मुझे याद आए वे दिन। मैं नहीं चाहता मुझे याद आए वे दिन, मेरे शराबी बाप का मारना मेरी मां को। नहीं चाहता मुझे याद आए वे दिन, मेरे शराबी बाप का मारना मेरी मां को। निकालना गालियां उसे मैं नहीं देखना चाहता, अपनी मां की पीठ पर मार के निशान। नहीं देखना चाहता अपनी मां की आंखों में खौफ, गिड़गिड़ाते हुए बापू के सामने, मांगते हुए रहम की भीख। मैं नहीं चाहता सुनना, मैं नहीं चाहता सुनना अपने बापू को कहते हुए, ओ हराम की औलाद। मैं नहीं चाहता सुनना अपने बापू को कहते हुए, ओ हराम की औलाद। कितनी बड़ी गाली थी वह मेरे और मेरी मां के लिए। ओ मेरे बचपन, ओ मेरे बचपन तू कभी लौट के मत आना। मैं नहीं देखना चाहता मां को भूखे खिलाते हुए मुझे, अपने हिस्से की रोटी कहते हुए कि मुझे भूख नहीं है। ओ मेरे बचपन तू लौट के मत आना, मैं नहीं चाहता पहनना किसी की उतरन। ओ मेरे बचपन तू लौट के मत आना, मैं नहीं चाहता पहनना किसी की उतरन। जो लेकर आती थी मेरी मौसी, जो लेकर आती थी मेरी माँ, मेरी मुंह बोली मौसी के घर से। ओ मेरे बचपन तू लौट के मत आना, मैं नहीं चाहता झूठ बोलना मास्टर जी के सामने, बनाना बहाना कहना कि
भूल गया था मैं फीस लाना। मैं नहीं चाहता झूठ बोलना मास्टर जी के सामने, बनाना बहाना, कहना भूल गया था मैं फीस लाना। मैं नहीं चाहता मांग कर पढ़ना किताबें दोस्तों से जो उड़ाते थे मेरी खिल्ली पे बंद लगी मेरी स्कूल ड्रेस देखकर। ओ मेरे बचपन तू लौट के मत आना। मैं शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ। इसकी पांडुलिपि की गलतियाँ वगैरह देखना, मुद्रण की, और उसके बाद भूमिका लिखना, फिर एक अखबार में टिप्पणी भी लिखी गई। बलदेव सिंह मेहरोक को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ अच्छी तरह से, अंतरंग मित्रों में है। उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए जब भी कोई रचना आती है हमारे सामने, तो उसका सारा परिवेश, उसके आसपास का समाज, उसका परिवार, उसका संघर्ष जितना विकसित हुआ है, उसकी सोच में जो आया है, वही रचना का आगे रूप धारण करता है। बलदेव सिंह जी एक बाल साहित्यकार रहे हैं। बच्चों पे बहुत अच्छी कहानियाँ इनकी छपती रही हैं और अच्छे प्रकाशन, अच्छी पत्रिकाओं में और पुस्तकों में आती रही है। ये कहा जाता है कि एक रचनाकार तभी एक अच्छा रचनाकार बचा रह सकता है कि यदि उसमें बच्चा जीवित हो। बच्चे से मतलब संवेदनाओं से ही है। और मैंने देखा है कि वो बलदेव सिंह जी में वो जो बचपन है, जो बच्चे का स्वभाव है, जो निष्कपटता होती है, वो मौजूद है। और उन्होंने समाज को अपने नजरिए से देखा है और फिर ये कविताएं उनके मन में आई और उन्होंने इनको लिखा। सरल रूप में है, ज़्यादा कोई जटिलता नहीं है। राजनीतिक कविताएं हैं, सामाजिक कविताएं हैं। दो तरह से देख सकते हैं। एक तो इनका जो प्रारूप है कविताओं का जो उसका जो कला पक्ष है और अभिव्यक्ति के जो तरीके होते हैं, उनमें कितना कवि सफल हुआ है, क्या उसमें गुंजाइश है। और दूसरा है उनकी विचारधारा का सवाल है कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो परिपक्वता है, वो कहाँ तक पहुंची है। तो जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें कुछ कवि जो हिंदी साहित्य में हुए हैं, जैसे नागार्जुन हैं, धूमिल हैं, रघुवीर सहाय, गौरव पांडे, उन सब के स्वर मिले हुए मतलब उसके दौर पे आते हैं। और कवि की पहले मैं विचारों को लेता हूँ। कवि का नजरिया बिल्कुल एक आम आदमी की तरफ से बोलने का है। जो राष्ट्रवाद सिखाया जा रहा है पहली ही कविता में है, और धर्म की जो बातें सिखाई जा रही हैं, ये आम लोगों की विचार, आम लोगों की इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि सत्ता कहती है कि आम लोग इस तरह से सोचते हैं, जबकि ये सत्ता का सोचना है, लोगों का नहीं। इसलिए अगली कविता में ये सलमान तो चुप रहे कि जितने भी कलाकार हैं उनके ऊपर सरकार किसी धर्म का या किसी जाति का कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देती है। हमारी टीमें खेल नहीं सकती, हमारे खिलाड़ी कुछ बोल नहीं सकते। अभी हरियाणा में जो एक बच्चा जिसका मेडल आया था,
तो उसकी मदर माता जी ने ही कहा था कि अगर वो जीतता, पाकिस्तान वाला बच्चा जीतता, तब भी मुझे उतनी खुशी होती। ये जनता की आवाज़ है। अब उसको सिखाया जा सकता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, शायद किसी ने कहा भी हो, लेकिन ये आम आदमी की आवाज़ यही रही है। ये परिभाषाएं बदल देना चाहते हैं। अभी जो जनता को खरीदने की बात है, जनता को समझाने की बात है, वो हमारे इलेक्शंस के माध्यम से समझाया गया अभी काफ़ी। जब भी वो कहीं सफलता प्राप्त करते हैं तो उनका यही होता है कि देखिए लोग हमें कितना समर्थन दे रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं तभी तो हमें सत्ता मिली है। हमने लोगों को कहा कि सांप्रदायिकता, मिलके रहो और अपने दुश्मन को पहचानो जो तुम्हारा पड़ोसी है, और उन्होंने पहचान लिया और हमें वोट दे दी। अब जनता ने समर्थन दे दिया, हम जो चाहें अब करेंगे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे जनता, तुम एक वस्तु हो जो बिकती है बार बार, कभी इस हाथ कभी उस हाथ, खरीद लिया जाता है जिसे 5 साल के लिए 5 किलो गेहूं और एक शराब की बोतल के बदले। हे जनता, तुम एक आंकड़ा हो। जनता और का सवाल और सत्ता का सवाल, इनमें बहुत ज़्यादा टकराव है और बहुत सारे भ्रम है। कवि इन चीज़ों को समझता है, इसलिए वो कहता है कि जाति तंत्र, पाति तंत्र, धर्म तंत्र, बेशर्म तंत्र, मार धाड़ लूट खसूट, ये सारा जो जिस तंत्र में हम रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसके ऊपर जिसका कब्जा है, वो अपनी एक विचारधारा, एक अपना इसमें कब्जा बनाए रखने के लिए जो भी उसको अच्छा लगता है, वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, कभी कभी वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करने लग जाता है। जहाँ उसको लगता है कि, फिर वो कह देता है कि हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, हम सब एक हैं। और जहाँ लगता है उसको कि यहाँ पे दो वर्गों को टकराने में उसका फायदा है, वहाँ पे वो अपनी बात रखता है और अलग अलग तरीकों से। अब ये सवाल लोगों पे है, हम सब पे है कि हम उसके इन तरीकों को कितना समझते हैं। जितना हम उनके जाल फ्रेबों को समझेंगे, उतना ही ये समाज कुछ आगे बढ़ेगा। इतना अच्छा लगता है राजा को जब रियाया खड़ी होती है हाथ पसारे उसके महल द्वार पर। और चुनौती भी है, चुनौती भी देता है राजा को कई बार। कुछ ऐसे समाज में ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वे विद्रोही हैं, और नए नए नामों से हमें नैतिक तौर पे हमें ये कहा जाता है कि तुम देश के गद्दार हो या विद्रोही हो। जैसे अर्बन नक्सल, मतलब ये है कि पहले जंगलों में कुछ लोग सोच रहे थे, अब तुमने भी सोचना शुरू कर दिया, तो इसलिए तुमको जेल में डालेंगे, तुम अर्बन नक्सल हो। आपको डिमोरलाइज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सरकार के। तू क्या सोचता है ये देश तुम्हारा है, तुझको ये वहम है। डूबना तुम्हारा है, ये नागार्जुन की तरह इन्होंने लिखा है। डूबना तुम्हारा है, उनका तरुण है। अर्जुन उनका है, तुम्हारा कर्ण है। द्रौपदी तुम्हारी है, उनका हरण है। सीता तुम्हारी है, उनका वर्ण है। यहाँ पर भी जनता और तंत्र, तानाशाह। ओम सिंह जी बैठे हुए हैं, आपकी कविता है, हम बोल उसी तरह से। ओ राजा जी, तुम हमारे राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं। तुम महलों में सोते हो, हम खेतों में सोते हैं। किसान पर तुम रजाई ओढ़ते हो, हम आसमान ओढ़ते हैं। तुम मन की बात करते हो, हम तन की बात करते हैं।
तुम भाषण देते हो, हम राशन देते हैं। तो ये किसान पूंजीपति इस कविता में इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं जो मैंने पढ़ी हैं, लगभग सारी कविताएं पढ़ी हैं। इसमें मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि अब और भी बहुत सारे साथी हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए ये लगा कि ये व्यंग प्रधान रचनाएं हैं और इनमें करुणा है, प्रेम है, संघर्ष है जो हमें करना है, फिर इंसानियत की बात की गई है, बचपन की बात है। बचपन पे इनकी कविता भी है। वो उस रूप में भी ले सकते हैं कि जितने भी वंचित तबकों के लोग हैं उनका बचपन अच्छा नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े लोग अपने बचपन की कथाएं और किताबें छापा करते हैं, अभिनंदन ग्रंथ जो होते हैं। लेकिन किसी बच्चे, गरीब बच्चे को कहो कि वो अपना जो है अभिनंदन ग्रंथ लिखे तो वो कभी नहीं लिखेगा। अम्बेडकर भी एक जगह कहते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो 8वीं 10वीं तक ज्यादा लायक नहीं होते, अमीर बच्चे लायक होते हैं। गरीब बच्चे फिर कॉलेज में जाके जब उनको लगता है पता कि ये है हमारा हाल, तो कई बार वो बहुत अच्छे अंक लेकर के वो एमए या बीए करते हैं, ऐसा ये देखने में आता है। तो बचपन ऐसे बच्चे याद नहीं करना चाहते। ये इनकी अपनी एक कविता है लेकिन इसके बहुत सारे पक्ष हैं। तो ये बचपन की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा जो समाज में शोषण है, हमारा अन्याय है, तानाशाह हमारे सिर पर बैठ गया है और उसके तरह तरह के तरीके हैं, और अभी तो उसमें बड़ा उत्साह है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब लोग इसमें बैठेंगे, चुपचाप बैठ जाएं। हम सभी जितने भी हैं, हमारा दायित्व और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन कविताओं में कुछ विस्तार है, कुछ कहीं कहीं पर कई बार लगता है कि एक पहरे में बात पूरी हो गई थी, फिर उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी कविताओं को देखा जा सकता है और उसमें थोड़ी व्याख्या भी है। तो व्याख्या जो है कवि उससे बचे, क्योंकि उससे पुनरावृत्ति आ जाती है। लेकिन भाषा सरल है, सीधी है, वो अच्छी बात है। ज़्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के कवि का ये पहला संग्रह है और उस नज़रिए से देखा जाए तो ये एक उनको बधाई देना चाहते हैं। उनका सफल प्रयास है, आगे भी वो इसी प्रकार से लिखेंगे और एक बुद्धिजीवी का जो कर्तव्य है उसको निभाएंगे। धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम भूपिंदर सिंह और जो जाति गोत्र लगाते हैं भिंडर, भूपिंदर सिंह भिंडर, और मेरी जन्मभूमि है डिस्ट्रिक्ट तहसील सफीदों, डिस्ट्रिक्ट जींद। सरदारों का सारा गांव है लगभग, मोस्टली, बाकी तो सभी बरादरियां रहती हैं, और मैं पाकिस्तानी हूँ। इसलिए ये कविता यहाँ बैठते ही मेरे दिल को एकदम छू गई कि मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। क्योंकि जब बचपन में मैंने ये कहानियां सुनी अपने दादा दादी से, क्योंकि मेरे दादाजी पाकिस्तान से थे, मेरे पिताजी का भी जन्म पाकिस्तान का था, तो किन हालातों में उन्हें अपनी जो जन्मभूमि थी वो छोड़नी पड़ी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ चीजों को दर्शाया गया था, एक वो फिल्म आई थी गदर, तो आप लोगों ने देखी होगी, तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें थी। लेकिन आज भी जब उस मिट्टी की याद आती है या अपने बचपन की याद आती है तो ये चीजें याद आ जाती है। और जितने भी मेरे पंजाबी भाई जो पाकिस्तान की उस धरती से उठ के आए हैं, ठीक है, और मेरा पाकिस्तान में मेरे बड़े बताते हैं कि पिंड था इस्सर का, मैं भुपिंदर सिंह पिंडर इस्सर का, हम लगाते हैं अपने साथ में भी मैं इस्सर का हाँ, क्योंकि अज भी असीं उस चीज नूं बड़े फकर नाल कहने हैं। मैं पंजाबी हाँ, थोड़ा मेरा पंजाबी टच आ जाएगा, माइंड ना करना, समझण दी कोशिश करना मेरियां गल्लां नूं, क्योंकि ये गल्लां मैं दिलों कह रहा वां, और जब कोई चीज दिल को छू जाती है तो वो आवाजें दिल से निकलती हैं। और जितने भी पंजाबी लोग हैं, पंजाबी तबके के लोग हैं जो पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं या पाकिस्तान की धरती से उनके पूर्वज उठ के आए थे, मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बात है छोटी सी, ये बुक आप जरूर खरीदें। और लेखक ने इतनी गागर में सागर भरने वाली इसमें बातें लिख दी हैं, ये एक कविता पढ़ के ही शायद आपके 150 रुपीज या 150 रुपीज जो इसका प्राइस रखा है वो कुछ भी महसूस नहीं होने वाला। आपको कुछ भी प्राइस नहीं है, सिर्फ एक कविता के, बाकी तो पूरी बुक आपके पास फ्री में ही रहेगी। तो आप लोग यहाँ भी मेरी ये आवाज सुन रहे हैं जो भी उस तबके से जुड़े हुए हैं, तो इस बुक को
जरूर खरीद कर पढ़ें और इस कविता से अपने अरमान, हो सकता है कि मेरी तरह आपके भी अरमान ऐसे ही हों जो उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ मैं आप लोगों के साथ अपने कवि की, बलदेव सिंह मेहरोक जी की ये कविता आपको समर्पित करता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। उम्मीद आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा, हाँ मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। उस प्यारी धरती पर, मेरे गुरुओं की धरती, मेरे पुरखों की धरती, उस धरती पर जिस पर मेरे नानक ने जन्म लिया। मेरा नानक बड़ा हुआ, मेरे दादा ने जन्म लिया, मेरे पिता ने जन्म लिया, मेरी माँ ने जन्म लिया। उस धरती पर यहाँ मेरे दादा हल चलाते थे, बैलों को हाँकते थे, पसीना बहाते थे, अनाज उगाते थे, नंगे पांव खेतों को पानी देते थे। है ना मेरे से टच? हर उस पाकिस्तानी बातों से ये टच करने वाली बातें हैं, कोरिलेटेड करती हैं। नंगे पांव खेतों के पानी देते थे, दोपहर को सहतूत की छाया नीचे, क्योंकि मैंने अपने बचपन देखा मेरे दादा गोदी उठा के ले जाते थे, हल चलाते चलाते सहतूत की छाया में या पेड़ की छाया में सुला देते थे। दोपहर को सहतूत की छाया के नीचे कोयल की कूक सुनते थे। वह धरती संतों की धरती, यहाँ इलाही वाणी रची गई, यहाँ वेद रचे गए। हीर और रांझा की धरती, शशि और पुन्नू की धरती, वारिस शाह की धरती। वह मिट्टी जहां मेरे दादा नाना का लहू समाया हुआ, वह धरती, यहाँ गेहूं की बालियां, यहाँ गेहूं की बालियां हवा के संग मिलकर आज भी मेरे दादा को याद करती हैं। वह धरती मेरे भारत की प्राचीन सभ्यता के निशान, मेरे भारत की प्राचीन सभ्यता के निशान अभी भी गवाही दे रहे हैं। आज भी मेरी बूढ़ी माँ की आंखें, आज भी मेरी बूढ़ी माँ की आंखें नम हो जाती हैं याद करके। यहाँ खेलती थी बचपन में अपनी सखियों के संग गुड्डे गुडियों का खेल, जहां काटती पूनिया चरखे की, चरखा काटना चरखे की पूनिया, जहां काटती थी पूनिया चरखे पर रात रात भर और गाती माहिया। एक पंजाबी कल्चर का एक सॉन्ग है माहिया, ये कवि ने यहाँ पे उस बात को रखा कि उस टाइम माहिया गाती थी वो और पूनिया काटती थी। क्या हुआ अगर खिंच गई एक लकीर मेरे भारत की धरती पर? धरती तो वही है, मिट्टी भी वही है, आज भी मैं उस मिट्टी को सिजदा करता हूं। जमीन का बंटवारा ही तो हुआ है, दिलों का तो नहीं। जमीन का ही बंटवारा हुआ है, दिलों का तो नहीं। मैं तुम लोगों का बहिष्कार करता हूं, मैं तुम लोगों का बहिष्कार करता हूं। तुम जो मानवता के दुश्मन, कवि कह रहा है कि तुम जो मानवता के दुश्मन, मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूं, मैं तुम लोगों का बहिष्कार करता हूं। तुम जो मानवता के दुश्मन, मानव रक्त प्यासे, सत्ता के लालची, मानव मानव को बांटने वाले मजहब के ठेकेदार, तुमको ये हक किसने दिया? तुम्हारी बंदूकें, टैंक, मिसाइल हमारे दिलों को अलग नहीं कर सकते। बांट कर तो दिखाओ जरा हवा को, धूप को, बांट कर तो दिखाओ बादलों को, सूरज को, बांट कर दिखाओ आकाश को, रोक कर दिखाओ वह जाती हुई चिड़िया को जो पार करके अभी अभी इस ओर से उस ओर। हाँ मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू साथियों। सिंह मेहरोक जी को बहुत बहुत मुबारक कि भाई उन्होंने बात है पर छोटी सी, और हम सबको यहाँ पे छोटी सी बात करने के लिए इकट्ठा कर दिया। और जैसे मैंने इनकी कविताएं पढ़ी, ये पूरी किताब जो है उसमें एक कविता तो मैं पढ़ता हूँ, प्रेम की गलियों में एक कविता है, उसके छोटे छोटे हिस्से हैं कुछ। आँख मिलेंगी, आँखें मिलेंगी, आँखें झुकेंगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, हाथ हिलेंगे इधर से भी उधर से भी। लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़के मंडराएंगे, जिस दिन नहीं मंडराएंगे लड़कियों की आंखें उन्हें इधर उधर तलाशेंगी। गली के मोड़ पर हर रोज बाइक पर लड़के इंतजार करेंगे, कॉलेज से निकलती लड़कियों का लड़कियां आगे निकल जाएंगी, पीछे मुड़कर देखेंगी, लड़कों के न दिखने पर उदास हो जाएंगी। चार आंखें मिलेंगी, आंखें झुकेंगी, उंगलियों का स्पर्श मिलेगा, किताब पकड़ाते हुए दिल धड़केगा, दिल उछलेगा। कच्ची उम्र का प्यार हो सकता है,
कभी कर बैठे गलती, बेखबर इससे कि वे एक मज़हब के नहीं हैं, एक जाति के नहीं हैं, बेखबर इससे कि लड़का दलित का बेटा है या किसी उच्च घराने का। मोहब्बत अंधी होती है। क्या बांध पाओगे उफनती नदी के किनारों को? हर बांध तोड़ने को आतुर, क्या पहरा लगा पाओगे उनके प्यार पर? क्या Z+ देशकोगे लड़के के इर्द गिर्द? क्या संसद को कोई कानून रोक पाएगा प्रेमियों को मिलने से? क्या कोई संविधान रोक पाएगा प्राकृतिक प्रेम के मौलिक अधिकार को? क्या रोक सकेगी भाले, तलवारें या रिवाल्वर? क्या रोक पाएंगे खापों के फतवे या हुक्मनामे या सरहदों की तारें? कोई कानून नहीं बांध पाया, कोई कारागार बंद नहीं कर पाई उन्हें। युग बदलते सल्तनतें बदली, युग बदले सल्तनतें बदली, पर प्रेम नहीं बदला। पिटाई भी होगी, कमरों में बंद भी किए जाएंगे, गले भी रेते जाएंगे, आग में भी झोंके जाएंगे, गोलियों से भी भुने जाएंगे, फतवे भी जारी किए जाएंगे। वे नहीं डरेंगे आपके थोथे हथियारों से। सदियों से प्रगति पथ पर बढ़ते मानव की गति का वे भी एक हिस्सा हैं। प्यार निडर होता है, किसी सीमा से परे। आओ तलाशने दें उन्हें अपने रास्ते। आखिर एक दिन हमें कहना ही पड़ेगा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो ये क्योंकि बलदेव सिंह महरोग की जो ये संग्रह है, इसमें 3-4 तरह की कविताएं मेरे को लगी, जिसमें से एक ये ऐसी कविताएं, एक तो बहुत ही पॉलिटिकल टोन की कविताएं हैं, जैसे जो उन्होंने सुनाई भी, राष्ट्रवाद, चुनाव, सरकार, उसकी स्कीम में जनता का बेवकूफ़ बनाना, बहुत सारी बातें। और कुछ ये ऐसी हैं जो हमारे घरों में जो शोषण की परतें हैं, जैसे बचपन कविता उन्होंने खुद भी सुनाई कि हमारे घरों के अंदर ही जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ही किस तरीके से जो व्यवस्था की क्रूरताएं हैं वो कैसे नज़र आ रही हैं, उसमें जो हायरार्कीज़ हैं, सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ज़िंदगी दिखाई देती है, जहाँ लड़के लड़कियों का ऐसे मिलना जुलना और वर्जनाओं को तोड़ना, वो 3-4 स्पॉट हैं, मतलब टोटल जो पूरी कविता है जहाँ पे रहती है। तो मुझे ये लगता है कि जो बलदेव सिंह महरोग जी की कविताओं की एक खास बात ये है कि इनमें ना कोई, जिसको कहते हैं ना, यानी कि कोई भ्रम नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई किंतु परंतु नहीं है, मैंने तो पाकिस्तान जरूर ही जाऊंगा। ये जो स्वर है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये शब्द, मतलब ये जो क्लैरिटी है ना किसी भी राइटर को ये होना कि भाई मुझे तो मैं इस चीज़ के साथ हूँ, ये मेरे को एक बहुत अच्छी बात ये लगती है। हालांकि साहित्य के जगत में तो इस तरह की कविताओं की बहुत आलोचना की जाती है कि ये प्रचार है, विचार है, इस तरह की बातें कह करके ऐसी कविताओं को खारिज सा किया जाता है। लेकिन जब ऐसा माहौल हो जैसे में हम रह रहे हैं कि इतने ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं, सारी चीज़ राजनीति में ही हो गई है, हर चीज़ जो है विचार और प्रचार ही है, तो उसमें किसी लेखक से या कवि से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अब रूपक बनाएगा या इधर उधर किसी चिड़िया के माध्यम से अपनी बात कहेगा या कोई फूल लेकर आएगा कि वे अपनी बात कहने के लिए। वैसे भी मतलब साहित्य का सिद्धांत भी है कि जैसे जैसे क्लास स्ट्रगल तीखा होता है, मतलब संघर्ष बहुत तेज होता है, वैसे वैसे साहित्य और राजनीति का फर्क भी मिटने लगता है। और जब इतना तीखा संघर्ष हमारे समाज में इस टाइम पे मौजूद है कि पॉलिटिक्स में और आम बातचीत में कोई फर्क नहीं है, हम बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स है, आप बात कर रहे हो प्यार की तो आपको देशद्रोही करार दिया जा सकता है, वो पॉलिटिक्स हो जाएगी। मतलब पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल बात में और सामान्य बात में कोई फर्क ही नहीं बचा हुआ। आप अपना भाव मांग रहे हो, पॉलिटिक्स है, कोई फर्क ही नहीं बचा है। तो जब इतनी तीखी हो जाए तो पोएट्री में और लिटरेचर में और यानी कि राजनीति में भी कोई फर्क बचेगा नहीं।
तो इसलिए एक ऐसी अपेक्षा किसी लेखक से करना कि अब वो घुमा के बात लेकर आएगा, कई पैकिंग देगा, मतलब उसकी बजाय जो सीधे तौर पे लेखक जो है हमारे बीच में आकर के लेकर के ये बात वो कहते हैं, तो ये मेरे को एक बहुत अच्छी वो लगती है इस बारे में। जो कई सारी कविताएं हैं जिन पे मैंने छोटी छोटी टिप्पणियां सी लिखी थी, लेकिन उसका कोई यहाँ कोई महत्व नहीं है उस बात का। लेकिन ये जो जैसे कविता है जनता, मतलब जो क्या होता है कि जो जैसे जनता है, जब जनता को एक तरीके से मतलब नागरिकता को उसकी रिड्यूस कर दिया जाए ना, मतलब किसी भी उसकी जनता को इस तरीके से रिड्यूस कर दे, जो उसकी नागरिकता है, जो उसका जो इंसान का जो फर्ज है, जो पूरा तो जो उसका पूरा करैक्टर है, पूरी पर्सनैलिटी है बंदे की, तो उसको जिस तरीके से लेखक यानी कि महरोग जी जो दृश्य जो पहचानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा राइटर्स का या हम लोगों का स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल यही है ना कि हर एक आदमी डिग्निटी के साथ जी सके, हर एक बंदे के साथ, हर एक बंदे के पास अपनी गरिमा हासिल हो। लेकिन उस गरिमा की पहचान तो हो, वो है कहाँ? सिर्फ मोदी को बदलना ही हमारा पर्पस तो नहीं है ना, सिर्फ सत्ता ही चेंज करना तो हमारा मकसद नहीं है ना। उस डिग्निटी के साथ कैसे जी सके, और जब शासन सत्ताएं ऐसी उसको वो करने लगती हैं तो वो होता है। और उसकी पहचान कराती हैं ये कविताएं कि उसको पहचानो, लड़ने की चीज़ किस चीज़ के साथ है। जैसे ओम सिंह जी ने जिक्र किया कविता धुआं धुआं, अब ये भी एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि धुआं एक ऐसी चीज़ है ना जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब जिसको आप कोई ठोस आकार नहीं दे सकते। ऐसे ही विचारों को भाई यदि कोई ठोस आकार ही नहीं, हमें पता ही नहीं यार करना क्या है, कोई चीज़ पकड़ में ही नहीं आ रही है, छाया हुआ है सारी जगह, ना हमारे एक्शन, ना हमारी सोच, ना हमारे मकसद, मतलब ये जो कंफ्यूजन है ना इस पूरे माहौल में भी, मतलब वो भी एक सिचुएशन है, सच्चाई है वो। तो इस तरह की चीज़ें हमें एक जो कविताएं हैं जहाँ पे चीज़ें घटित हो रही हैं, जहाँ पे खबर बन रही है, आप ऐसे कह लो, जहाँ सच्चाई हो रही है, वहाँ पे ले जाती है हमें कि यहाँ ये हो रहा है, घर में देखो ये हो रहा है, ये घरेलू हिंसा है, विमेन, ये वो सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर, सारे समझदार हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ना वो उस स्पॉट पे ले जाती है कविता हमें कि यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे ये किसान पिट रहा है, यहाँ देखो यहाँ धर्म जो है वो आपका नफरत का वो बन गया। तो ऐसे माहौल में जब मतलब मीडिया जिसका काम है खबर देना, वो भी खबरें नहीं दे रहे, अपने को विचार ही परोस रहे हैं, वो भी बैठे टीवी पे डिबेट ही कर रहे हैं, कोई खबर ही नहीं है। तो वहाँ पे यदि कोई भी माध्यम यदि हमें कान पकड़ के ले जाता है स्पॉट पे जहाँ घटना घट रही है, सीधा सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है, तो ये एक उपलब्धि की तरह से ही हो जाता है। तो इस तरीके से मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि भी बहुत अच्छी कविताएं, सरल हैं। ये काफ़ी नहीं है कहना कि सरल है, एक्चुअली हमारा जो समाज है ना, अब ये दिख रहा है सबको, अब कोई साधारण बंदा भी ऐसे चीज़ें सामने आ रही है। तो अब तो लिख देना ही बस मतलब कविता बन जाना है, क्योंकि हर रोज तो जुमले जिस तरीके से चीजें आ रही है। खैर, तो बहुत बहुत महरोग जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये कविताएं मतलब छपवाई और हमें पढ़ने को मौका मिला, और हमारे विचार इससे और तीखे होंगे, शार्प होंगे। उनकी जो मेधा है उसका हमें अपनी दृष्टि में लाभ तो मिलने वाला ही है, हमारे साथी हैं सारे। लेकिन ये सोचा इसीलिए था गोष्ठी भी कि भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया पलट देंगे, लेकिन हम आपस में सोच क्या रहे हैं, मतलब एक दूसरे के दिमाग की तलाशी कैसे ली जाएगी, वो तो इन कविताओं से ही पता चलता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम रामेश्वर है। मैंने 35 साल पुलिस में नौकरी की है। पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ 10वीं तक रही है। और जहाँ तक बात है इस प्रकार के लेखन की, पुस्तकों की, साहित्य की, कवियों की, बुद्धिजीवियों की, गोष्ठियों की,
इस ऐसे में तो गेट पे ड्यूटी लगी रही है, भाई बाहर खड़े रहे हैं, इनके साइकिल चोरी ना हो जाए या इनको कुछ कह ना दे। वो भी अगर प्रभावशाली कोई गोष्ठी होगी तो, नहीं तो आप जैसा के लिए तो पुलिस की ज़रूरत को नहीं आई है नहीं कभी। नेताओं के लठ ले के भाषण दुआंदे रहे, हाँ पीछे खड़े होकर, ऐसा मौका नहीं मिला था कहीं बैठने का भी। तो अब रिटायरमेंट के बाद मैं कुरुक्षेत्र में ही रहता हूँ। बाकी मैं किसान आंदोलन में ही काम करता हूँ। धरने लगे हुए हैं हमारे MSP की और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार बाकी बहुत सारी मांगे वहाँ काम करता हूँ। जहाँ तक बात है पर छोटी सी है। महरोग जी हमारे पुराने जानकार हैं और इस पुस्तक के अंदर सभी के लिए सब चीज़ें हैं। ज्ञान है, राजनीति है, परिवार है, खट्टे मीठे अनुभव है, और ख़ासकर क्योंकि ये जो पुस्तक है एक उम्रदराज व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, तो उसका अपना एक अनुभव ही है। हम 55 से ऊपर के 60 के करीब के जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे ये उस बच्चे का जिक्र करते हैं जिसके पास फीस नहीं थी, उसका बाप इतना कमज़ोर था, वो झूठ बोलता था। हालांकि 20 पैसे 50 पैसे ही होती थी फीस उस वक्त, लेकिन वो फिर भी कहता था कि भूल है हमें, लेकिन घर पे पैसे नहीं होते थे। वो उस प्रकार का जो, क्योंकि हम 3rd क्लास से ही आए लोग हैं, हमें पता है कि उससे भुगत कर नीचे से किस तरह आए हैं। तो इस प्रकार का जिक्र जो करता है तो उस दौर में था। आजकल के जो ये 20-30 साल के बच्चे उनने वो शायद चीज़ें नहीं देखी ऐसी। इसमें ड्रामा है, इसमें नाटक है, जादूगर है और राजनीति तो है समाज के साथ साथ, तो सब कुछ है। मैं एक कविता पढ़ूंगा इसमें, क्योंकि मैं किसान की ये बात करूंगा और वर्तमान में मैं किसानी में जी रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ओ राजा जी, राज को कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम हमारे राजा हो और हम तुम्हारी प्रजा हैं। तुम महलों में रहते हो, हम खेतों पे ही सोते हैं। खेतों में नहीं, अब तो हम सड़कों पे सोते हैं। तुम रजाई ओढ़ते हो, हम आसमान ओढ़ते हैं। तुम मन की बात करते हो, हम तन की बात करते हैं। तुम भाषण देते हो, हम आपको राशन देते हैं। तुम पूंजीपतियों के दूत हो, हम मिट्टी के पूत हैं। तुम 4 हो, हम 104 करोड़ हैं। ओ राजा जी, तुम जहां कील गाड़ोगे, हम वहां फूल उगाएंगे। तुम हमें बौछार दोगे, हम उसमें नहा लेंगे। तुम हमें गोली दोगे, हम उसे प्रसाद समझकर खा लेंगे, यानी सीने पर खा लेंगे। यह देश तुम्हारा भी है और यह देश हमारा भी है। ओ राजा जी, तुम हमारे राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा है, तुम कैसे राजा हो। तो ये कविता थी मेरी, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। महरोग जी को सलूट करता हूँ और बधाई देता हूँ कि ऐसी पुस्तक वो लिखते रहें, क्योंकि इस पड़ाव पे लिख लेनी चाहिए जो मन की बात है। यहाँ हमारे बीच में रह जाएगी, पता नहीं आदमी कब चला जाता है, पके बैठे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आदरणीय साथियों, ये पुस्तक आज ही यहाँ आने के बाद हमें मिली। अगर पहले से उपलब्ध करवाई जाती तो इस पर ज़्यादा हम सटीक टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन बलदेव जी की कई कविताएं हमने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पहले पढ़ी हैं। तरकशील मैगजीन में लगातार इनकी कविताएं लगती रही हैं। इनके हर रंग से हम वाकिफ हैं। समय समय पर इनकी जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, आप सभी लोग उनसे वाकिफ हैं। जन आंदोलनों से लेकर के अपने राजनीतिक सूझबूझ के साथ हर समय
जो एक लड़ाई समाज में चल रही है, चलती रहती है, उसमें ये अपना यथासंभव योगदान देते रहते हैं। हम कई सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं और इनकी प्रतिभा का हमें पहले से ही एहसास है, लेकिन ये पुस्तक क्योंकि इनकी पहली पुस्तक है तो इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम तहे दिल से इनको बधाई देना चाहते हैं। सरसरी तौर पर पुस्तक पर हमने नज़र डाली है, ज़्यादा समय नहीं मिला। इस पुस्तक में हर रंग की कविता इन्होंने रखने की, सहेजने की कोशिश की है। राजनीतिक है, सामाजिक है और दूसरे समसामयिक जो मुद्दे हैं, भावनाएं इनकी कविताओं में अभी जो इन्होंने मैं बच्चा नहीं बनना चाहता, वो याद नहीं करना चाहता और मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा, इनमें सामाजिक से भी कहीं बड़ी कोई जो बात है जो मैंने महसूस की है, वो है भावनाओं का कूट कूट के भरा होना। ये भावनाएं जो हैं एक आदमी के लिए बड़ी जरूरी हैं, उस आदमी को ये बच्चा बना के रखती हैं। बच्चा मतलब आप समझते हैं, निर्दोष। हमारी भावनाएं जिंदा रहनी चाहिए, ये हमें इंसान बनाए रखने में हमेशा मददगार रहती हैं। और इस पूरी पुस्तक में कई कविताओं में इनकी जो भावनाएं हैं उनसे हम रूबरू हुए हैं। मैं जो कविता पढ़ना चाहता था वो एक अलग रंग की कविता थी, वो डॉक्टर साहब ने पहले पढ़ दी, प्रेम की गलियों से। तो एक और दूसरी कविता है, कई कविताएं मैंने चुनी थी, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, मैं इसमें सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन एक कविता पढ़नी पड़ेगी और वह मर गई। मेरी कविता रो रही थी, मैं उसे चुप कराने का प्रयास कर रहा था। वह रोए चली जा रही थी। तू रो क्यों रही है, पूछा था मैंने। मैं अपने पाठक के पास जाना चाहती हूं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते, मेरी मजबूरी है। मेरा दम घुट रहा है तेरी नोटबुक पर पड़े पड़े। जानता हूं पर मैं मजबूर हूं, नहीं छोड़ना था मुझे तो कागज पर जन्म क्यों दिया। नहीं छोड़ना था मुझे तो कागज पर जन्म क्यों दिया। वह मेरी मजबूरी थी तो मेरे अंदर कुल बुला रही थी, टांगे मार रही थी। टांगे मार रही थी का मतलब आप समझ रहे होंगे, चिल्ला रही थी। जैसे बच्चा मां के पेट से बाहर निकलने के लिए तड़पता है, संघर्ष करता है, ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। चिल्ला रही थी, टांगे मार रही थी, चिल्ला रही थी। कुछ देर के लिए मरघट सी एक खामोशी छा गई। आखिर क्या मजबूरी है, पूछा था उसने सुबकते हुए। यदि मैंने तुझे छोड़ दिया तो राजा के आदमी मुझे मार देंगे। ये बिल्कुल वही बातें हैं जो जिन पर हम इस गोष्ठी की शुरुआत से पहले जिक्र कर रहे थे। साथी रामेश्वर, डॉक्टर साहब, हम बैठे थे, बिल्कुल वही सेम टू सेम। आखिर क्या मजबूरी है, पूछा था उसने सुबकते हुए। यदि मैंने तुझे छोड़ दिया तो राजा के आदमी मुझे मार देंगे। बिल्कुल इन्हीं बातों पर हम चर्चा कर रहे थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। डरपोक हो तुम, महाडरपोक, नपुंसक कवि, तुम कवि कहलवाने के लायक नहीं हो। कविता ने घृणा से मुंह बिचकाया। मैं रोने लगा। कविता ने मुझे गाली दी थी। रोते रोते पता नहीं कब आंख लग गई।
सुबह उठा, देखा कविता मर चुकी थी, बगल में पड़ी उसकी लाश मुझे चिढ़ा रही थी। धन्यवाद साथी। आप सबको बधाई आज के इस आयोजन में शामिल होने के लिए। और इस आयोजन के प्रणेता बने बलदेव सिंह महरोग। हरियाणा में कई अच्छे कवि हो सकते हैं, लेकिन समकालीन कवियों में मेरे दो पसंदीदा कवि अभी तक थे। एक जयपाल, दूसरे हरभगवान चावला, और आज तीसरे मेरी सूची में शामिल हो गए हैं बलदेव सिंह महरोग। बड़े मासूम हैं। अभी तक मेरी जीवन साथी यशोदा इनकी बड़ी प्रशंसक थी। एक बार ये घर आए तो वो नहीं जानती थी यही बलदेव महरोग हैं। वो सरदारों में थोड़ा डिफरेंशिएट भी कम कर पाती है कई बार, तो कई सरदार साथी आते रहते थे घर, तो इनको नहीं पता था। तो इनकी बहुत अच्छी कविताएं, कहानियां, बाल कविताएं, बाल कहानियां लिखते रहे हैं। तो घर में हमारे पहुंचती रही हैं, तो उन्होंने पढ़ी इनकी कहानी बच्चों की, और वो बहुत पसंद आई। तो बाय चांस जो है ना, किसी प्रोग्राम से शायद गए थे, जयपाल जी भी थे शायद और हम, तो इनको देख के कहने लगी जी, तो सोचा ये सरदार है, उनको भी जानते होंगे बलदेव सिंह महरोग को। तो कहते जी महरोग साहब मिले हैं, तो उनको कहना आपकी उनकी मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगी। तो ये बोले हाँ जी कह दूंगा। तो फिर इन्होंने चलते वक्त बताया जी मैं ही हूँ। तो बड़ी शर्मसार सी हुई कि मैं पहचान नहीं पाई। तो खैर, हाँ, तो आज इन कविताओं ने यहाँ आने के बाद मुझे भी अपना मुरीद बना लिया। 3-4 कविताएं शायद मैं देख पाया। तो एक तो ये है इनकी कविता की विशेषता कि ये जो लोक प्रचलित शब्दावली है बोलचाल की हमारी, उसी में जो ना कविताएं रच देते हैं, और वो इतनी स्वाभाविक हो जाती हैं, मतलब कि कोई किसी को भी जो है ना सिर्फ अक्षर ज्ञान होना चाहिए, मतलब परिश्रम करने की जरूरत नहीं। ये कोई बौद्धिकता का आरोपण भी कविता के ऊपर नहीं करते हैं। हमारे जीवन में जैसे है वैसे ही उस दृश्य को उठाते हैं, और वही लोक प्रचलित शब्दावली में, बोलचाल की भाषा में कविता रच देते हैं। ये इनकी विशेषता। और उसमें जो विचार है, उस विचार को भी लाने के लिए या उस पर फोकस करने के लिए कोई अतिरिक्त परिश्रम इनको नहीं करना पड़ता, वो अनायास ही आ जाता है स्वाभाविक रूप से। इसलिए किसी को समझने में और कविता को ग्रहण करने में दिक्कत नहीं होती। और एक मौलिकता, चूंकि ये कॉपी नहीं करते किसी को, ना किसी कवि की नकल करने की कोशिश करते कि फलां बड़े कवि ने ऐसी कविता लिखी मैं भी ऐसा लिखूं। इनका अपना अपनी रो में ही जो ना, मतलब ये बहते हैं, और जो इनको महसूस होता है, जो इनके पास शब्दकोश है, उसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कविता के माध्यम से रख देते हैं। तो इसलिए उसमें एक मौलिकता भी, स्वाभाविकता भी, सरलता भी और प्रवाहशीलता भी, ये चीजें उसमें आ जाती हैं। थैंक यू। एक कविता में पढ़ देता हूं आपके सामने। वैसे तो मुझे लगता है कि सारी ही कविताएं बेहतरीन होंगी इसमें, लेकिन 30 पृष्ठ पे है ये धुआं धुआं करके कविता। डॉक्टर सुभाष जी ने भी इसका चर्चा की थी। हर तरफ है धुआं धुआं, अपनी बातें हैं धुआं धुआं, अपना देश है धुआं धुआं, अपना खेत है धुआं धुआं,
अपना गांव है धुआं धुआं, अपना शहर है धुआं धुआं, अपनी सड़क भी धुआं धुआं, अपना घर भी है धुआं धुआं। हम खा रहे हैं धुआं धुआं, हम पी रहे हैं धुआं धुआं, हम हैं मर रहे धुआं धुआं, हम हैं जी रहे धुआं धुआं। लड़ रहे हम धुआं धुआं, सड़ रहे हम धुआं धुआं, हंस रहे हम धुआं धुआं, रो रहे हम धुआं धुआं, चल रहे हम धुआं धुआं, रुक रहे हम धुआं धुआं। उनका काम है धुआं धुआं, उनका काम है धुआं धुआं, उनका नाम है धुआं धुआं, अपनी जीत भी धुआं धुआं, अपनी हार भी धुआं धुआं। हर एक मोड़ पर धुआं धुआं, हर एक छोर पर धुआं धुआं, छंट रहा नहीं धुआं धुआं, घट रहा नहीं धुआं धुआं। तो देखिए धुएं के एक इस रूप के माध्यम से सारा सामाजिक राजनीतिक सारा वातावरण जो है, वो सारी समस्याएं, सारी विडंबनाएं, सब कुछ जो है ना, मतलब कितने सरल शब्दों में इस कविता के अंदर इन्होंने चित्रित कर दी हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत बहुत, और इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये आगे भी लिखते रहें ऐसी ही कविताएं। इस मुबारकबाद के साथ आप सबका भी बहुत आभार प्रकट। मेरा परिचय लगभग 31 साल का हो गया है। 94 में मैं पहली बार मिला था। तो मित्र महरोग को मैं पहले से जानता था, बाल साहित्यकार महरोग को मैं पहले से जानता था, तर्कशील महरोग को मैं पहले से जानता था, कवि महरोग को इस मतलब के कविता संग्रह के माध्यम से मैंने जानना शुरू किया है। पहली 3 कविताएं इस कविता संग्रह की, कुछ शब्द, ए सलमान तू चुप रहे, ए जनता, मतलब वो स्पष्ट कर देती हैं कि कवि क्या सोचता है। और ये अपने बहुत सुखद है कि कवि ने जो मेरे शहर के लेखक, उसमें जो डर जाहिर किया है, खुद कवि उस डर से बहुत दूर है। वो अपनी टिप्पणी बहुत ही बेबाक कर रहा है। और गागर में सागर तो कमाल है। मतलब मक्सिम गोर्की का मेरा बचपन अगर किसी ने पढ़ा हो, और ये जो कविता है, और मेरे बचपन तो कभी लौट के मत आना, मतलब मक्सिम गोर्की का मेरा बचपन पढ़ ली और कविता पढ़ ली, एक ही बात है। रसूल हमजा तोब ने एक मेरा दागिस्तान पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के अंदर उसने एक जगह एक लिखा है कि जैसे एक कुम्हार साधारण मिट्टी से बहुत ही खूबसूरत और मतलब बहुत कलाकारी वाले जो है बर्तन बना देता है, ऐसी एक लेखक साहित्यकार वो बहुत ही साधारण शब्दों से एक बेहतरीन रचना जो है उसका सृजन करता है। तो ये बेहतरीन रचना साधारण शब्दों से कैसे रचित की जाती है, उसका उदाहरण भी ये कविता संग्रह है। एक से बढ़कर एक कविताएं हैं। मतलब कि अगर मुझे ये कहा जाए कि कौन सी आपको अच्छी लगी, तो मैं नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगा। बहुत कविताएं हैं जो सुभाष जी ने ठीक चिन्हित किया कि राजनीतिक कविताएं हैं। प्रेम आज की तारीख में राजनीतिक विषय बन गया है। ब्रेक से पूछा किसी ने कि आपकी कविता के अंदर हमेशा संघर्ष क्यों नहीं, प्रेम के ऊपर कविता क्यों नहीं लिखते? तो उसने कहा जब तक प्रेम हिटलर की मुट्ठी में कैद है, मैं प्रेम पर कैसे कविता लिखूं? पहले तो मुझे प्रेम को हिटलर की मुट्ठी से कैद करवाना है ना, कैद मुक्त करवाना है जो कैद में है। तो वही चीज आज की तारीख में है। प्रेम की कविता के अंदर भी उन्होंने प्रेम को कैसे मुक्त करवाना है उसके ऊपर जो है एक बेबाक टिप्पणी की है। और मुझे जो इसमें जो सबसे अच्छी कविता लगी वो है कमला अगर तुम यहां पैदा होती। मतलब लोकल को अंतरराष्ट्रीय से कैसे जोड़ना है वो इस कविता से समझा जा सकता है। तो मैं वो जो है कविता आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कमला, अच्छा हुआ तुम्हारी मां ने सीमाओं को तोड़ा। कमला, अच्छा हुआ तुम्हारी मां ने सीमाओं को तोड़ा, किसी धर्म और जाति के चक्र में नहीं पड़ी, जो अच्छा समझा वही किया। कमला, अगर तुम भारत में पैदा होती, तुम्हारे जन्म पर हो जाते सारे उदास, कहते भगवान की यही मर्जी थी। कहते भगवान की यही मर्जी थी,
तुम्हारी मां कितनी अच्छी थी जो तुम्हारे जन्म पर उदास नहीं हुई। कमला, तुम भारत में होती तो किसी धर्म में फंसी रहती। कमला, तुम भारत में होती तो किसी धर्म में फंसी रहती, किसी मस्जिद में जाती, किसी मंदिर में पूजा करती, व्रत रखती, पति परमेश्वर की सेवा करती। किसी घर में बर्तन मांज रही होती, या रोटियां सेक रही होती, 2-4 बच्चे पाल रही होती, या फिर कूड़े के ढेर से पॉलीथीन के टुकड़े बीन रही होती। मतलब पूरे हिंदुस्तान की औरतों का जिक्र जो है इस कविता में कर दिया। और लिंक कहां से कर दिया? कमला हैरिस से लिंक कर दिया। और इसके बाद जो मुझे इस पूरी कविता संग्रह की सबसे सशक्त लाइनें हैं, ये 2 लाइनें जो है जो मुझे लगी वो ये है, कमला अच्छा हुआ तुम बिल्किस के देश में पैदा नहीं हुई। जब बिल्किस का जिक्र आ गया तो मतलब गुजरात आ गया, दंगे आ गए, देश की जो है जो हाई कोर्ट तक कैसे फेल हुआ वो आ गया, देश के लोगों का संघर्ष आ गया। उसके बाद जो है जो बिल्किस के जो रेपिस्ट थे उनका महिमा मंडन जैसे जो है हिंदुत्ववादी ताकतों ने किया वो आ गया, सब कुछ आ गया। तुम बिल्किस के देश में पैदा नहीं हुई, कमला अच्छा हुआ। क्या कमाल कविता है। थैंक यू। जैसे कि चर्चा में आ चुका है, कविता मेरे लिए असल में बहुत कठिन होता है। कुछ ही कवि हैं जो मुझे पसंद आए हैं कि जो बात अपनी सीधी कह दे, वरना कविता में एक उलझाव जाल इस तरीके से होता था। और प्राचीन काल से ही जब यूनान से बात चली थी साहित्य शास्त्र की, कविता में श्रेष्ठ भाव होने चाहिए, कविता में ये होना चाहिए, कविता में ये होना चाहिए। लेकिन आज समय बदल गया है, कविता में वो चीज होनी चाहिए जो सीधा निशाने पे लगे। एक छोटी सी कविता है, इसी कविता से अगली, पेज नंबर 57 पे। इन दिनों मेरा एक देश, उसमें मेरा एक परदेश, उस परदेश में मेरा एक नगर, उस नगर में एक घर, मेरा ही घर, और उसमें लगे मुझे अपनों से ही डर। इतने में जो मुझे लगे डर, पिछले कई सालों में ये जो स्थिति है कि हम जो अपनी बात है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या सांस्कृतिक है, हम अपने घर वालों से नहीं कर सकते। उसमें एक बहुत ही ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा मतभेद हैं। चाहे आप हिस्टोरिकल बात कर लो, आप कोई भी बात कर लो, बात वहीं पहुंचेगी कि वो बात मैं अपने डैडी से नहीं कर सकता, वो बात मैं अपने भाई से नहीं कर सकता, कि जिसको कहते हैं ना कि लोगों को बांट देना। पहले जो बंटवारा था वो धर्म पे था, जाति पे था, लेकिन अब मन के अंदर ही कितने बंटवारे हो गए हैं। ये छोटी सी कविता कि उसमें लगे मुझे अपनों से ही डर, और डर वो रिश्ते टूटने का भी है, आपस में लड़ाई का भी है। इस बात है पर छोटी सी है, काव्य संग्रह में 82 पेज नंबर पर एक कविता है, वह सांवली लड़की। मैं वो आप सब उसका पाठ कर रहा हूं। कांधे पर एक फटी बोरी लटकाए, तीखे नैन नक्श वाली, वह सांवली सी लड़की, भरी यौवना सी, निर्लिप्त नैन, फटे कुर्ते से झांकते, अपने फटे आंचल से रह रहकर छुपाती अपने यौवन को। वह सांवली सी लड़की सड़कों के किनारे, दुकानों के सामने, मकानों के पिछवाड़े, कूड़े के ढेर से, डस्टबिनों से बीनती कागज के टुकड़े, प्लास्टिक थैलियां, लोहे के टुकड़े, वह अल्हड़ सी। इस धरती की पुत्री किसी चित्रकार की मूर्ति सी, कभी झुकती कभी उठती, आसपास से बेखबर। सहसा उसकी बगल में कार से उतरी एक चिट्टे दूध रंग की युवती, बाल कटे हुए, भवें तराशी हुई, ब्यूटी पार्लर से सजी, कृत्रिम मेकअप से, व्यर्थ में छुपाते हुए गालों पर उभर आए धब्बों को, ऊंची एड़ी के सैंडलों को थपथपाती, कार के पास से गुजरते कागज
बीनती लड़की को हिकारत से देखा। नाक पर रुमाल रखा, शोरूम में दाखिल होते ही यकायक ठिठक गई। उसने मुड़कर उस सांवले सुंदर चेहरे को देखा और देखती रह गई। तुलना की अपने चेहरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अपने से कहीं ज्यादा अमीर लगी उसे वह सांवली लड़की। जल गई देखकर ईर्ष्या से। उसे अपना चेहरा और भी कुरूप लगने लगा सामने शोरूम के बड़े शीशे में। और वह सांवली लड़की अपने आसपास से अनभिज्ञ लपकी एक बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा देखकर मिल गया हो मानो उसे कोई खजाना। चमक उठी आंखें उसकी, अब उसका सांवला चेहरा और भी दमकने लगा। धन्यवाद। बलदेव सिंह जी, आपको बधाई हो। जितनी भी कविताएं अभी सुनी है, क्यों अभी आए थे तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन जितनी भी सुनी है वाकई बात छोटी सी है पर सब में बहुत बड़ी बात है। एक कविता जो आपके सम्मुख 62 नंबर पे है, उड़ते लोग। उड़ने लगते हैं कुछ लोग उसी दिशा में हवा का रुख देखकर। उड़ने लगते हैं कुछ लोग उसी दिशा में हवा का रुख देखकर। वे इंसान नहीं होते, वे होते हैं कागज के टुकड़े। वे होते हैं कागज के टुकड़े, मृत पत्ते या तिनके। मिल जाते हैं कहीं धूल में, आते नहीं नजर कभी, मगर वे जो हवा से टकराने वाले, मगर वे जो हवा से टकराने वाले खड़े रहते हैं सीना तानकर, करते हैं मुकाबला आंधियों और तूफानों का। वे या तो टूट जाते हैं या तो टूट जाते हैं या फिर आंधियां उन्हें सलाम करती हैं। आंधियां उन्हें सलाम करती हैं। धन्यवाद। बात है पर छोटी सी के लेखक बलदेव सिंह महराग जी को बहुत बहुत बधाई। इनकी एक कविता है इसमें, आतंकवादियों। हे आतंकवादियों, इस देश में मत जाओ, हमें किसी आतंकियों की जरूरत नहीं। हम हिंदू मुसलमान आपस में ही काफी हैं, एक दूसरे को मरने और मारने के लिए। हम खुद ही बम फोड़ सकते हैं, आग लगा सकते हैं, मंदिर और मस्जिद ढा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर सकते हैं। हे आतंकियों, इस देश में मत आओ, साम्राज्यवादियों का खिलौना मत बनो, अपनी ऊर्जा कहीं और लगाओ। हे आतंकवादियों, इस देश में मत आओ। सुनने का ज्यादा मतलब मन था कि भाई जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं उस पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको सुनना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मतलब बैठे बैठे कुछ कविताएं इसमें से पढ़ी हैं। मेरे शहर के लेखक, आजकल मेरे शहर के लेखक कुछ सहमे सहमे से रहते हैं, बहादुरी के गीत गाते हैं, एकत्रित होते हैं, कविता पाठ करते हैं, पर्वतों से टकराने, समुद्र की छाती पर चलने का दावा करते हैं, उलीझते हैं कागजों पर क्रांति के गीत, कंधों पर झोले लटकाए, कुर्ता पजामा पहने, कविता गोष्ठियां करते, तालियां बजाते हैं, एक दूसरे की कविताओं पर झांक लेते हैं कनखियों से दरवाजे की ओर, कुछ डरे डरे से। कुछ सहमे सहमे से बहुत कुछ धधक रहा है उनके अंदर, ज्वालामुखी सरीखा प्रगतिशील हैं मगर डरते हैं। उमर खालिद और गौरी लंकेश का नाम लेने से, जुबैर का जिक्र करने से डरते हैं। कलबुर्गी की चर्चा करने से बनना नहीं चाहते हैं वे देशद्रोही, नहीं
चाहते जेल जाना, पढ़ लेते हैं कभी कभी अपनी अपनी कविताएं आपस में, चाय और बिस्किट के साथ। बंद कर लेते हैं दरवाजे और खिड़कियां चर्चा करने से पहले, ताकि सुन न ले उनकी आवाज, पकड़ न ले जाए राजा का सिपाही। बहुत डरने लगे हैं खाकी वर्दी से, सहमे से रहते हैं मेरे शहर के लेखक आजकल। बहुत आज के माहौल के अंदर जो डर का माहौल है बनाया जा रहा है, हर आदमी डरा हुआ सा लगता है। कोई किसी पे चर्चा करने से भी बचते हैं। बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। बलदेव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात है पर छोटी सी काव्य संग्रह है हमारे बीच है, और बलदेव सिंह महरोग साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो रचनाएं आती हैं, ये हम सबका दायित्व है कि उसे सेलिब्रेट किया जाए और उसको पढ़ा जाए, उस पे चर्चाएं की जाएं। जयपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है गत दिनों। उनका समीक्षात्मक आलेख पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जब हम सभी एक साहित्य के साथ अपने आप को जुड़े होने का दावा करते हैं, तो ये जिम्मेदारी है। और ये जो एक अवसर बना है, और ज़्यादा इस तरह के अवसरों की दरकार है कि गोष्ठियाँ हो इस तरह से नई किताबों का। और मुझे लगता है कि जो यूनिक क्रिएशंस पब्लिशर्स विकास जी जो काम कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपने आसपास के लेखकों साहित्यकारों को मंच देने का काम विकास जी ने किया है, और निरंतर किताबें आ रही हैं, आने वाली हैं। तो ये बड़ा काम है। जहाँ तक सवाल महरोग जी की कविता का है, तो ये पूरा परिदृश्य, पूरा परिवेश जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं, बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो परिवार से जुड़ी हुई हैं, वो समाज से जुड़ी हुई हैं, वो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, वो तंत्र से जुड़ी हुई हैं, और जो पूरे विश्व से जुड़ी हुई हैं। पूरे विश्व में हम कहाँ, इसका एक लेखा जोखा कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और उसमें हमारे हमें जो करना है वो भी इसके अंदर है, और हम जो नहीं करते हैं, जिस तरीके का वातावरण पूरा उसमें बना है, वो भी है। उसे चीरने का काम, प्रतिरोध का काम, और एक नई दिशा दिखाने का काम भी ये कविताएं करती हैं। तो एक कविता मैंने चुनी है जो पूरे विश्व में भारत है वो कहाँ है, उसकी एक आलोचनात्मक लेखा जोखा है। कविता है सारा विश्व, प्रस्तुत है। सारा विश्व जब चांद और तारों को सर कर रहा था, सारा विश्व जब चांद और तारों को सर कर रहा था, हम मंदिर और मस्जिद की ईंटें बिछाने में लगे थे। सारा विश्व जर्मन की दीवार तोड़ने में लगा था जब हम सरहद पर तार बिछाने में लगे थे। सारा विश्व लगा था जब कंप्यूटर की खोज में
हम तलवार और त्रिशूल चमकाने में लगे थे। सारा विश्व यूरोप की लकीरें मिटाने में लगा था, हम हिंदुस्तान की धरती पर नई लकीरें बनाने में लगे थे। सारा विश्व जब कंप्यूटर की विंडो खोलने में लगा था, हम अपने दिमागों की खिड़कियों को शट डाउन करने में लगे थे। सभी कविताएं बहुत अच्छी हैं। एक और पढ़ दूं यदि आप अनुमति दें तो। छोटी सी कविता है, युद्ध। युद्ध एक चक्की है, युद्ध एक चक्की है जिसके दो पार्टों के बीच जनता को पीसकर आटा बनाया जाता है। युद्ध एक चक्की है जिसके दो पार्टों के बीच जनता को पीसकर आटा बनाया जाता है और उसे गूंथकर एक पराठा बनाया जाता है और पक जाने के बाद दो पार्टियां मेज के आर पार बैठ सुलह की चटनी के साथ खाती हैं। कितना गहरा व्यंग्य है। बहुत बहुत बधाई महरोग साहब। सबसे पहले तो बलदेव सिंह महरोग जी को साधुवाद, उनको बधाई। बात है पर छोटी सी, लेकिन जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, जितने साथियों ने कविता पाठ किया है, जितनी चर्चा हुई है, तो लगता है कि बात छोटी नहीं है, बात तो बहुत बड़ी है। महरोग साहब से परिचय उतना ही था कि देश हरियाणा के मंचों से लगातार उनसे रूबरू होने का मौका मिलता रहा है और एक छवि जो ज़्यादा हमारे मन में बनी हुई थी वो एक गजलकार महरोग साहब के रूप में ज़्यादा बनी हुई थी। लेकिन बात है पर छोटी सी, पर जितनी चर्चा हुई है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। भिंडर साहब अभी जिस कविता को पढ़ रहे थे कि मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा, और वो जब कविता पढ़ रहे थे तो वो सारे अनुभव कि मुझे भी छोटे छोटे इंटरव्यू कुछ लोगों के कि जो जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, साथी अरुण जी भी करते रहते हैं, मुझे भी कुछ लोगों से रूबरू होने का, उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने का मौका मिला। और वो जो अनुभव करते थे, उन्होंने जो मुझे सुनाया, आपके कविता को पढ़ते समय भी वही अनुभव मुझे महसूस हो रहे थे जो उन बुजुर्गों के मुंह से सुने थे। घरौंडा में एक गांव पड़ता है गड़ी खजूर, वहाँ मुझे एक 100 साल के लक्ष्मण दास जी से मिलने का मौका मिला जो कोरोना में चले गए। उनसे बातचीत रिकॉर्ड हुई 35-40 मिनट की, और वो तमाम इस तरह की बातें वो बता रहे थे। 12 बार वो पाकिस्तान गए महरोग साहब, और जिस दिन मैं उनका इंटरव्यू करने वहां गया हुआ था तो मेरे सामने उन पे वीडियो कॉल आई पाकिस्तान से। पत्तल मोजा गांव पड़ता है पाकिस्तान में। तो ये बाई चांस की बात होती है कि मैं वहां बैठा हुआ था, वो बातचीत मैंने भी सुनी, और वो जो लोग बात कर रहे थे, जो नौजवान बात कर रहे थे हमारे जैसे, वो दादाजी कह रहे थे उनको, और वो ये कह रहे थे कि दादाजी हमने 2 एकड़ जमीन लिया, आप आ जाओ, आप कब आ रहे हो। 13वीं बार जाने का इरादा रखते थे लक्ष्मण दास जी पाकिस्तान, लेकिन वो जा नहीं पाए। उनसे बातचीत हुई और वो हमें बताते थे कि वो बाई एयर भी गए पाकिस्तान में, और वो जहाज से जो समझौता ये ट्रेन चलती है इसके माध्यम से भी गए। और वो कहते थे कि जब मैं लाहौर तक जाता हूँ बस, उसके आगे तो वो अपने आप लेके जाते हैं, मुझे आने नहीं देते। उनके रिश्तेदार भी थे पाकिस्तान में, लेकिन वो कहते हैं जी आप देख लीजिए 12 बार पाकिस्तान गए। वो 2015 या 17 में लास्ट बार गए थे। उसके बाद क्योंकि उम्र इतनी थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाना चाहते हो। कहते जी जाना चाहता हूँ, वो मेरे बुजुर्गों की मिट्टी की महक है वहाँ पे, मेरा बचपन वहाँ बीता है, लेकिन वो जा नहीं पाए और फिर वो कोरोना में चले गए। तो वो जिस तरह की बातें वो बताते थे, जिस तरह के अनुभव वो शेयर करते थे, वो सारी चीज़ें आपकी कविता मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा जब पढ़ी जा रही थी, तो वो उन्हीं की बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। और ये लग रहा था कि कितनी बारीकी से उन पहलुओं को छुआ गया है जिन चीज़ों से शायद हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत दूर हो जाएगी।
और ये अनुभव आने इन लोगों की जिन्होंने ये सारी चीजें भोगी हैं, बंटवारे का दर्द भी सहा है जिन्होंने, तो ये अनुभव आने बहुत जरूरी हैं। तो ऐसे में ये कविता के लिए तो मैं विशेष तौर पे आपको धन्यवाद करता हूं मैं तो आपका कि आपने इन बातों को छुआ। और एक विद्यार्थी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है ना, बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो परसेप्शन तोड़ने का काम करती हैं। एक बनी बनाई बातें हम धारणाएं बना लेते हैं और उन्हीं धारणाओं पे चलने लगते हैं, लेकिन आपकी कविता बच्चे भगवान नहीं होते वो इस परसेप्शन को तोड़ती है। और अभी देखिए विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, तो जो ये कविता है चुनाव हो गए हैं खत्म। अभी 2 दिन पहले ये रिजल्ट आया है। मैं जिस गांव में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है वहाँ एक लड़के की सिलेक्शन हुई और उस लड़के को सोशल मीडिया पे गांव में टारगेट किया गया, जबकि उसकी सिलेक्शन एक असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर के पद पे हुई है। उसकी वजह ये थी जो आपकी कविता कह रही है कि चुनाव हो गए हैं खत्म, क्योंकि उसकी छोटी सी कम्युनिटी जिस पार्टी के पक्ष में थी वो पूरे गांव जो था वो उसका परसेप्शन दूसरी पार्टी की तरफ था। तो उसको मतलब एक तरह से सोशल मीडिया पे वो पाकिस्तान डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। आप ये देखिए कहाँ तक हमारे मतलब सोशल मीडिया ने हमारे युवाओं की सोच को पहुंचा दिया है। तो ये कविता मैं पढ़ना चाहूंगा कि चुनाव हो गए हैं खत्म। ऐसे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे कि हम चुनाव के बाद एक जो गांव में होता है भाईचारा कि वो कड़वाहट भी हो जाती है चुनाव में, उसको भूलने की जरूरत होती है। कहते चुनाव हो गए हैं खत्म, चुनाव हो गए हैं खत्म, आओ अब काम की बात करें। बहुत सुन ली है बकवास नेताओं की, अब कुछ आराम की बात करें। कर चुके हैं बातें मूर्खों वाली बहुत, ये नफरत की बातें मूर्खों वाली बातें कर चुके हैं बातें मूर्खों वाली बहुत, बैठकर अब बुद्धिमान की बात करें। बहुत खेला है खेल हिंदू मुस्लिम वाला, बहुत खेला है खेल हिंदू मुस्लिम वाला, चलो फिर से हिंदुस्तान की बात करें। चल महरोक तू भी कहां फंस गया था, क्योंकि चुनाव में सभी रंग जाते हैं। चल महरोक तू भी फंस गया था, बना एक पैक और शाम की बात करें। कवियों का जो पैक होता है, दरअसल कवियों का जो पैक होता है वो कविताओं वाला होता है। और एक मतलब बचपन से ही और स्कूलों में भी वो जो आपकी कविता परसेप्शन तोड़ने का काम करती है कि बचपन से ही अरुण जी स्कूलों में सुनते आए हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आपकी जो कविता बच्चे भगवान नहीं होते उस सोच को बदलती है, उस परसेप्शन को भी तोड़ती है कि बच्चे बस बच्चे होते हैं, बच्चे बस बच्चे होते हैं, बच्चों को नहीं पता ईश्वर क्या होता है। ये सारी बातें थोपी जाती हैं बच्चों के मन में, हम उनको खुला नहीं छोड़ते। बच्चों को एक ही बात सिखाई जाती है कि भाई बस है भगवान। मैंने एक दिन कक्षा में पूछा बच्चों को कि भाई आप, बच्चे बता रहे थे कि भाई धोख मारते हो, कहता जी मारते हैं। मैं कैसे मारते हो, कहता जी ऐसे करते हैं। मैं ये ची क्या होता है अभी पता है आपको? जी जी जी। तो ना बहुत सारी चीजें हम बच्चों पे थोप देते हैं, बच्चों को नहीं पता। मैं भी क्यों करते हो, कहता जी बड़े कहते हैं करो ऐसे। तो ये कहता भी वे नहीं जानते क्या होते हैं बाइबल ग्रंथ कुरान गीता, उनके लिए होती है वे महज किताबें या खिलौने। हाथ आ जाए तो फाड़ देते हैं, हाथ आती है तो फाड़ देते हैं, फाड़ कर खिलखिलाते हैं जोर जोर से अपनी इस कारस्तानी पर, अपनी इस कारस्तानी पर। यह रहा तुम्हारा भगवान, यह रहा तुम्हारा भगवान। पन्ने फाड़ना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उनके लिए सिर्फ वो एक किताब है। तो आपकी कविता उस बने बनाए परसेप्शन जो लंबे समय से चल रहे हैं स्कूलों में भी, बच्चों के बीच में भी, टीचर भी अक्सर यही बात करते हैं, तो उस परसेप्शन को आपने मतलब आपकी कविता बड़ी सहजता के साथ। मैं जब छोटा था मुझे हिंदी कविताएं जब मैं कक्षाओं में पढ़ता था मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके मीनिंग इतने वो गूढ़ होते थे, वो मीनिंग ही देखने पड़ते थे, टीचर रटवाते थे और फिर वो हमारी समझ नहीं आते थे। मुझे लगता है जो आपकी कविता है वो पढ़ के समझ आती है,
बड़ी सरल शब्दों में, बात छोटी सी नहीं, बात बहुत बड़े बड़े मुद्दों को उठाया है। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे नौजवान साथी भी पढ़ेंगे उनके अंदर जो परसेप्शन बने हुए हैं खास करके गलत चीजों के, उस परसेप्शन को तोड़ेगी और एक नई दिशा, एक नया रास्ता बनाने में मदद करेगी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आज तक भी अपनी यात्रा पर सफर में निकली हुई है। आज से 50 से 100 साल पहले की कविता हम उठाकर देखें तो उस समय की समाज की सच्चाइयाँ वो हमारे सामने आती हैं। अगर आज से उनका कंपैरिजन हम करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आज की जो कविता है ये अपने सफर में है और ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है कविता का। इसमें अभी बहुत सा रास्ता तय करना है। ये जो महरोग की किताब आई है इसमें सभी कविताएं आज को परिभाषित करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। ये आज को परिभाषित करना, वक्त को परिभाषित करना बहुत कठिन काम है। इसमें कविताओं में खास तौर पे हमें ऊपर से जो चीज दिखाई देती है दरअसल उसकी अंतर वस्तु जो है वो कुछ और कह रही होती है और हम कई बार उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते। कविता कभी भी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालती, चाहे वो आज से 100 साल पहले वाली कविता हो चाहे आज की कविता हो। लेकिन हमें दिखाई देता है कि ये शायद आज का अंतिम सत्य है। सामाजिक परिवर्तन, समाज की यात्रा अगर हम देखें तो ये मनुष्य की ही यात्रा है। एक सिंगल आदमी है, उसकी बहुत सी कसमसाहटें हैं, बहुत सी मजबूरियां, बहुत सी जकड़नें हर समय में मिलेंगी हमें, जिनको वो तोड़ने की कोशिश करता है। लड़ता हुआ दिखाई देता है अपने समाज में, परिवार में, मित्रों से, परिवारों में, और वही काम वो कविता के माध्यम से भी कर रहा होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक जो किताबों में जो परिश्रम है, उसका जो संघर्ष है, वो एक व्यापकता लिए हुए है। उसके अंदर एक समग्रता का भाव भी शामिल है। एक व्यक्तिगत आदमी की लड़ाई हम देखें तो वो हमें क्षण भर के लिए ही प्रभावित कर पाएगी, और जब हम एक सामूहिक लड़ाई को देखते हैं वो हमें कहीं और ले जाके खड़ा करती है और वहां पर खड़े होकर हम उस चीज को देखने लगते हैं। उसके निहितार्थ बिल्कुल अलग होते हैं। महरोग की कविताएं आज को आईना दिखाती हुई कविताएं हैं। ये काम बड़ा कठिन है। कविता के माध्यम से आज को नंगा करना, आज को परिभाषित करना, ये कोई आसान काम नहीं है। आमतौर पे कविता को एक सर्वसुलभ, आसानी से हजम करने वाली जो विधा है उस रूप में हम देखते आए हैं। लेकिन आज की कविता जो है वो ऐसे हजम होने वाली है ही नहीं, उसमें हजम वाली कोई भी चीज नहीं। वो खाने से हमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं।
दुनिया भर की दिमागी परेशानियां और भी बहुत सी परेशानियां, तो आज की कविता हजम नहीं हो रही है, वो अंदर जाकर खलबली कर रही है और कोई फाइनल निष्कर्ष भी नहीं दे रही है कि इसका ये इलाज है, ये दवाई खा ले तो ठीक हो जाएगा। कोई उसकी दवा अभी तक इजाद नहीं हुई। ये जो मतवातर कविता का यात्रा है कविता की, ये समाप्त होने वाली यात्रा है ही नहीं। कविता का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, कोई अंतिम गोल नहीं है कि कविता ने वहां जाना है। ऐसे ही मनुष्य का कोई अंतिम गोल नहीं है। पता नहीं आज से 100 साल के बाद, 50 साल के बाद हम जहां पर होंगे वहां पर समस्याएं किस रूप में हमारे सामने खड़ी होंगी, कविता उनको संबोधित करेगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ साथी महरोग जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। मैं यहीं पर पलवल गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूं और आज जिस विषय पे हम सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बात है पर छोटी सी काव्य संग्रह के लेखक बलदेव सिंह महरोग को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार काव्य संग्रह हमारे बीच प्रस्तुत किया है। और दूसरा जो मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, देश हरियाणा और सत्यशोधक फाउंडेशन, जिन्होंने बात है पर छोटी सी काव्य संग्रह पर एक सामूहिक काव्य पाठ की परंपरा शुरू की है। क्योंकि आमतौर पे हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, दिनचर्या ऐसी हो गई, किताब पढ़ना सबके बस की बात नहीं रही। मैं तो नहीं, ये तो नहीं कहूंगा कि असंभव हो गया है, लेकिन मिलके पढ़ना एक अच्छी प्रवृत्ति है और दुनिया के कई देशों में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो श्रृंखला शुरू हुई है, बात है पर छोटी सी, ये आगे भी देश हरियाणा और सृजन अपनी टीम है जो पूरी, वो आगे बढ़ाएगी। बात है पर छोटी सी बलदेव सिंह महरोग की जो कविताएं आप सबने यहाँ पे प्रस्तुत की हैं, मैंने जो कविताएं चयनित की थी ज्यादातर साथियों ने पढ़ दिया क्योंकि अंतिम पड़ाव पे हैं। फिर भी मैं कविता चुन के आपके बीच उसका पाठ करना चाहूंगा। एक कविता है बेटियां। महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा ज्वलंत मुद्दा ही होता है। पिछले दिनों बंगाल की घटना ने सबको झकझोर दिया और कोई महीना साल ऐसा नहीं जाता जब कोई ऐसी दिल दहलाने वाली महिला अपराध की घटना नहीं होती जिससे हम विचलित ना होते हों और हमारे मन में उसके बहुत सारे प्रश्न और हल एक साथ उमड़ते हैं। तो मैं उनकी कविता बेटियां पढ़ना चाहूंगा। न हमारी बेटियां खत्म होंगी, न हमारी मोमबत्तियां। तुम रेप करते रहना, हम मोमबत्तियां जलाते रहेंगे। कुछ नारे लगाएंगे, कुछ शोर करेंगे, इंतजार करेंगे न्याय का। बेटी की चिता की राख ठंडी होने के बाद उसकी पंचायत से। अरे देख रहे हो वे लोग जो दूसरी तरफ झांक रहे हैं गर्दन निकालकर, अपनी खिड़कियों से खड़े हैं खामोश, क्योंकि वह बेटी उनकी नहीं थी। कुछ फुसफुसा रहे हैं, चिता
चिंता क्यों करते हो सकता है इस बार उनकी बेटी की बारी ना हो, उनकी बेटी की बारी हो। कहने का अभिप्राय ये, परिस्थिति किसी के साथ भी घटित हो सकती है। जब हम खामोश हो जाते हैं परिस्थिति को देखकर, आमतौर पे अपने आप को अलग कर लेते हैं कि हमारा इससे संबंध नहीं है, हम भी 2-4 मोमबत्तियां जला देंगे अपनी मुंडेर पर उनकी बेटी के लिए। छी, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, मेरे होठ क्यों थरथरा रहे हैं, मेरा लहू क्यों उबल रहा है, मेरी कलम क्यों लड़खड़ा रही है। नहीं नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। बेटी उसकी हो या अपनी। तो महिला सुरक्षा का जो विषय है, उस विषय को संवेदना के साथ हमारे बीच प्रस्तुत किया है कि आमतौर पे हम तब तक खड़े नहीं होते जब तक हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो जाती जो असहनीय हो। सारी ही कविताएं निश्चित रूप से बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जिसको आप कहते हैं, सहज भाव लिए सरल अर्थ में, क्योंकि वैसे भी मानवता का स्वभाव है सरलता की ओर जाना। चाहे वो भाषा है, चाहे विज्ञान है, किसी भी दृष्टि में, चाहे समाज शास्त्र है, चाहे मनोविज्ञान है, अंतिम छोर जिसको आप कहते हैं, वैसे कोई अंतिम छोर नहीं है, लेकिन सरलता है। बजाय हम पहले जटिलता चुनने के शुरू में ही अगर सरल रहें तो शायद ज्यादा लंबा सफर तय कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में पुनः दिल से मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद करता हूं देश हरियाणा का और सत्य शोधक फाउंडेशन का, और खासतौर पे महरोग जी का, कि वो आगे भी ऐसी कविताएं हमारे बीच लेकर आते रहें। धन्यवाद। एक कविता एक पढ़ दूं। हे राम तुझको सलाम, सॉरी मुझे तुम्हें सलाम नहीं कहना चाहिए था, सत श्री अकाल भी नहीं, मुझे गैर धर्म की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, पता नहीं है तुझको पसंद है या नहीं। हे राम एक बात तो बताओ, क्या तुम एक जाति के ही हो, सभी के नहीं, सिखों के नहीं, ईसाइयों के नहीं, मुसलमानों के नहीं, तुम चुप क्यों हो? मैंने सुना था भगवान सबके होते हैं, सॉरी। तो कविताओं में एक मकसद है, वो सारी अपना मकसद पूरा कर रही हैं, सरल है। और जैसे ये राम वाली कविता है तो समसामयिकी है जो चल रहा है आजकल। मतलब अभी देखो कि जैसे सरकार ने शपथ ली तो उसमें जो आदमी शपथ लेने जा रहा है पीछे से नारे लग रहे हैं जय श्री राम और ये सब करके, है ना। तो वो हर जगह पे एक विषय विद्यमान है। तो ऐसी जो भी कविता लिखी गई है उससे पहले और बाद में पढ़ने वाले को थोड़ा फर्क महसूस होता है। और तुकबंदी की बेकार की कोशिश नहीं है कविताओं में, उनका एक अपना। और एक चीज और, जैसे भगवान चावला जी लघु कहानियां लिखते हैं, मुझे वो बहुत बढ़िया लगती हैं। थोड़े में मकसद पूरा, ठीक है, आनंद, सीखना, ठीक है, सब कुछ। तो ऐसे इसमें मुझे लगा है। और अब लग रहा है कि किसी बड़े आदमी के साथ बैठे हैं। धन्यवाद साथी। साथियों, जो आज गोष्ठी हुई वो इस गोष्ठी को, इस तरह की गोष्ठियों को निरंतरता में करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पिछले काफी लंबे समय तक बुद्धिजीवियों के ऊपर जिस तरह के चीजें होती रही और उनको जैसे डराया गया, और एक लंबी श्रृंखला है, चाहे उसमें गौरी लंकेश हो, चाहे नरेंद्र दाभोलकर हो, या कलबुर्गी हो, या स्टेन स्वामी हो, और कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी एक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो हमारा संविधान जिसको प्रदान करता है और जो हमारा नेचुरल राइट भी है, उसको दबाने के लिए जिस तरीके की चीजें पिछले वक्त में देखी गई बुद्धिजीवियों ने खास तौर पे, उससे एक डर का माहौल बना था।
लेकिन जिस तरीके से फिर आंदोलन शुरू हुए, चाहे वो एनआरसी सीए का आंदोलन हो, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो, या पहलवान आंदोलन हो, या कर्मचारियों के आंदोलन हो, या और भी जनता के जितने भी सवाल हैं उनके ऊपर जो लड़ने वाली बातें हैं वो सारे आंदोलन हो, उसने एक उस खौफ को, उस डर को एक खत्म किया था। लेकिन फिर से यदि चुप्पी छाई रहेगी बुद्धिजीवियों की तरफ से, जैसे कि माहौल बदला है, यदि वो उसको जारी नहीं रखा गया, कंटिन्यूटी में नहीं रखा गया, तो फिर से वो डर का माहौल हावी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि इस तरह की गोष्ठियां होते रहना, इस तरह की आवाजें उठते रहना, ताकि फिर से वो माहौल ना बने कि वो डर का माहौल है कि कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा है। उसके लिए जरूरी है कि जगह जगह से इस तरह की बातें उठती रहें। तो इसलिए हम कुरुक्षेत्र में हैं, छोटा शहर है हमारा, फिर भी यहाँ पे 200-400 लोग हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, रचनात्मक लेखन को, अपनी लेखकीय जिम्मेदारी को, जनता की समस्याओं को, जो सब चीजों के प्रति एक अपने आप को जवाबदेह समझते हैं ऐसे लेखक, कि हर समय में जो उनका होता है एक लेखकों का, तो उसको बार बार करने की जरूरत है, ताकि जो है एक लेखकीय दायित्व के साथ इस टाइम पे किया जा सके। तो इसमें इन गोष्ठियों की जरूरत है, और बार बार इनके अलग अलग जगहों पे आयोजन करते हुए हमें उस माहौल को फिर से नहीं पनपने देना हमारे अंदर और आसपास के परिवेश में। जो एक डर खत्म हो गया था एक तरीके से, आपने देखा होगा पिछले समय में, महसूस किया होगा, वो फिर से ना हो। उसके लिए जरूरी है कि उसी जोश के साथ, उसी कंटिन्यूटी के साथ ये गोष्ठियां जारी रहें। शासन सत्ताएं तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सरकारें बनती रहती हैं, लेखकों का उनसे क्या लेना देना। उनका अपने काम है, वो जुल्म करें, वो कानून तोड़ें, वो लूट मचाएं, जो मर्जी करें, वो उनका काम है। लेकिन लेखकों का, जागरूक नागरिकों का क्या काम है कि वो अपनी बात को बताएं, सच्चाई को जाहिर करें। ये जागरूक नागरिकों का काम है। तो हमें अपना काम करते चले जाना है, बाकी जो होगा सो होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज की गोष्ठी में हम शामिल हुए। और बलदेव सिंह महरोग जी ने जो एक छोटी सी बात लिखी है, ये छोटी सी बात नहीं है असल में, क्योंकि मुझे याद आती है बार बार उनकी बात असगर वजाहत की, जो पहले सृजन उत्सव में आए थे। उन्होंने कहा था ये कि लेखक क्या करता है कि वो एक बात का एक सिरा स्टार्ट करता है और पाठक उसका दूसरा सिरा है। तो आपने एक बात छेड़ी है, तो बात आगे चलेगी, बात आगे जाएगी। बात छेड़ते रहें, बात अपने आप ट्रैवल करती है। एक बार बात छिड़ गई तो कहाँ पहुंचेगी, कहाँ नहीं पहुंचेगी, उसके ऊपर किसी के कोई बंदिश नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो बात चली है वो जाएगी जरूर, अपना रास्ता खुद बनाती है बात। तो इसलिए इस बात को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग गोष्ठियों में, अलग अलग विषयों के जरिए करने की जरूरत है। और थोड़ा सा मतलब सब अपने अपने प्रोग्राम, जैसे महरोग जी ने एक किताब लिखी, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कोई यात्रा कर रहा है, कोई लेख लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब अपना अपना एक एक प्रोग्राम, जैसे होता है कि भी 2 महीने में एक बार हमने एक प्रेजेंटेशन करनी है, तो उस तरीके से ये माहौल फिर से गर्म होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और बहुत ही सार्थक गोष्ठी हुई। धन्यवाद।